हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं आप लोगों को एक और मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आयरन मैन मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मॉस्को शहर से, जहाँ एंटोन वैंको नाम के आदमी को देखते हैं, जो स्टार्क इंडस्ट्री का ही एक पुराना एम्प्लॉय था। वो टोनी स्टार्क को न्यूज में देखकर परेशान हो रहा था, जहाँ पर टोनी स्टार्क सबके सामने खुद को आयरन मैन होने का खुलासा करते हैं, जो कि ये वाला पार्ट हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एंटोन वैंको का बेटा इवान वैंको आता है और उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एंटोन वैंको वहाँ पर इवान से माफी मांगकर मर जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं दे पाया था। खैर, आगे अब इवान को देखते हैं, जो हावर्ड स्टार्क के आर्क रिएक्टर के तकनीक पर ही काम करता है, और कुछ ही दिनों में वो भी आयरन मैन जैसा ही एक आर्क रिएक्टर को बना लेता है। यहाँ से सीन अब 6 महीने बाद शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ टोनी स्टार्क अपने पिता की कंपनी स्टार एक्सपो को फिर से स्थापित करता है और अपने पिता के फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताता है। थोड़ी देर बाद जब टोनी ओपनिंग सेरेमनी से बाहर आता है, तभी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलावा आता है वॉशिंगटन डीसी से। जब टोनी मीटिंग में जाता है, वहाँ पर गवर्नमेंट टोनी को अपना सूट आर्मी को सौंप देने बोलती है, लेकिन टोनी स्टार्क यहाँ पर अपना सूट देने से साफ इनकार कर देता है। बाद में जब स्टार्क घर आता है तो देखता है कि सूट के लगातार इस्तेमाल से उसका सेहत भी बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि जिस पैलेडियम धातु का इस्तेमाल वो सूट में कर रहा था वो जल्द ही खराब हो जा रहे थे, और उसका जहर टोनी के पूरे शरीर में भी फैल रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पेपर भी आ जाती है, पर वो पेपर को कुछ नहीं बताता। बाद में टोनी स्टार्क अपने अस्तित्व खतरे में देखते हुए वो पेपर को ही अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला करता है और उसे कंपनी का सीईओ बना देता है। और फिर अगले ही दिन सारे पेपर फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए एक वकील हायर करती है, जिसका नाम नेटली है। लेकिन यहाँ पर टोनी को नेटली बहुत ही पसंद आ जाती है, इसलिए टोनी नेटली को ही अपना असिस्टेंट भी रखने का फैसला करता है। आगे अब इवान को देखते हैं, जो फाइनली अब आयरन मैन से मिलता जुलता एक सूट भी तैयार कर लेता है और मॉस्को आने के लिए टिकट और पासपोर्ट का इंतजाम करता है। दूसरी तरफ अब टोनी भी पेपर के साथ मोनाको आ जाता है एक स्पोर्ट्स कार में हिस्सा लेने के लिए, जहां हम एलन मस्क को भी देखते हुए जो वहां पर आए हुए थे। खैर, आगे अब टोनी स्टार्क खुद ही कार रेस में हिस्सा लेते हैं और रेस को शुरू करते हैं। लेकिन तभी ट्रैक पर इवान भी अपने हथियार के साथ मौजूद हो जाता है, और जैसे ही टोनी वहां पर आता है, इवान टोनी के कार को क्षतिग्रस्त कर देता है। इधर ये सब देखकर पेपर भी वहां पर आने लगती है और थोड़ी देर बाद टोनी के पास पहुंच जाती है। वहीं अब इवान भी लगातार टोनी पर हमला किए जा रहा था, जिससे मौका पाकर पेपर भी टोनी स्टार्क को आयरन मैन का सूटकेस दे देती है। बाद में टोनी अपना सूट जल्दी से वहीं पर पहन लेता है और फिर थोड़ी देर इवान के साथ फाइट करने के बाद उसके सीने से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन फाइट करने के दौरान टोनी का सूट भी काफी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। हालांकि इवान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी इवान से जेल में मिलने आता है, जहां वो उसके सूट के डिजाइन के बारे में पूछता है कि उसने ये डिजाइन कहां से सीखा था। तो इवान बोलता है अपने पिता से। इसलिए टोनी अब वहां पर उसके सूट में होने वाली कुछ गलतियों और खामियों को बताकर वहां से चला जाता है। बाद में जब टोनी पेपर के साथ होता है तो पेपर को टोनी पर शक होता है, इसलिए पेपर उसे पूछती है तुम ठीक हो। तो टोनी वहां पर भी कुछ जवाब नहीं देता, बस इधर उधर की बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब इवान को जेल से भगाया जाता है और उसके जगह पर दूसरे कैदी को उसी जेल में डालकर वहां पर बॉम्ब लगा दिया जाता है, जिससे इवान मरा हुआ घोषित हो जाता है। बाद में जेल के कुछ गार्ड्स इवान को जस्टिन हैमर के पास लेकर आते हैं। जस्टिन हैमर आयरन मैन का प्रतिद्वंदी था, जो आयरन मैन की तरह ही सूट बनाकर आर्मी को बेचना चाह रहा था और आयरन मैन को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर हर बार वो नाकामयाब हो जा रहा था। इसलिए हैमर इवान की मदद से आयरन मैन जैसा ही सूट बनाना चाह रहा था, ताकि मिलिट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट टोनी को ना देकर हैमर को दे दें। इसलिए हैमर इवान को अपने रोबोट के कारखाने में भी ले आता है, जहां उसने ऑलरेडी बहुत सारे रोबोट जैसे दिखने वाले सूट तैयार कर रखे थे, पर उसमें कोई पायलट नहीं फिट कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ टोनी जार्विस की मदद से पता लगाता है कि आखिर इवान कौन था। तो पता चलता है इवान का पिता एक साइंटिस्ट था, जिसने स्टार्क इंडस्ट्री से पैलेडियम को चुरा कर
दूसरे देश को बेचा था और इसी कारण से हॉवर्ड ने उसे जेल भी भेजवा दिया था, जिस कारण से उसे 15 साल की सजा हुई थी। और इवान उसी का बेटा है जो खुद भी एक साइंटिस्ट है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोडी भी आते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, पहले ये रोडी का रोल कोई और कर रहे थे और सेकंड पार्ट में रोडी का कैरेक्टर चेंज कर दिया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको बतानी जरूरी थी। उसके बाद चलिए कहानी की ओर। तो रोडी यहाँ पर टोनी को बताते हैं कि अगर तुमने सूट नहीं दिया तो वे लोग यहाँ आकर तुम्हारे सूट को ले लेंगे। और तो और रोडी वहाँ पर पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि इस सूट का डिजाइन किसी के पास नहीं है, तो कल इवान उस तरह के हथियार कैसे लेकर आया था। रोडी ऐसा बोल ही रहा था कि तभी टोनी की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे फिर से अपने रिएक्टर में लगे पैलेडियम किट को चेंज करना पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि पैलेडियम का जहर उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था, जबकि उसी दिन उसका बर्थडे भी था, जिसके लिए उसने पार्टी भी रखी थी। पर उसे लग रहा था कि हो सकता है ये उसका लास्ट बर्थडे हो, तो इसलिए वो उसे पूरी अय्याशी के साथ मनाना चाह रहा था, जिसके लिए उसने पार्टी में कई सारी लड़कियों को भी बुला लिया था और सूट को पहनकर ही दारू पी रहा था। लेकिन वहाँ पर रोडी भी आ जाते हैं और टोनी को ऐसा करते हुए देखकर गुस्सा करने लगते हैं और फिर पेपर को उसे शांत करने के लिए बोलते हैं, जिस वजह से पेपर भी अब टोनी को पार्टी खत्म करने के लिए बोलती है। पर टोनी उसकी बातें नहीं सुनता। ये देखकर रोडी भी गुस्सा हो जाता है और टोनी कहीं एक सूट पहनकर वहाँ पर आ जाता है। बाद में पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा भी देता है। थोड़ी देर बाद रोडी भी टोनी को शांत करने के लिए वो भी टोनी से लड़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर दोनों तरफ से फाइट होती है। वहीं फाइट के दौरान रोडी और टोनी दोनों आपस में पावर को टकरा देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है। और फिर टोनी के वहाँ पर शांत होने के बाद रोडी वहाँ से सूट को लेकर भी चला जाता है। बाद में वो उसी सूट से कैलिफोर्निया के एयरबेस में पहुँच जाता है। आगे अब फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलने आते हैं, जो शील्ड नामक संस्था के हेड थे। और यहाँ पर पता चलता है कि नेटली जो टोनी की नई असिस्टेंट थी, दरअसल में वो शील्ड की ही एक एजेंट थी और टोनी स्टार्क की जासूसी भी कर रही थी, ताकि वो देख सके कि टोनी स्टार्क आखिर एवेंजर्स में शामिल होने लायक है या नहीं। बाद में वो किसी तरह का इंजेक्शन भी टोनी को लगा देती है, जिससे टोनी को अपने शरीर में फैले हुए जहर से थोड़ा आराम भी मिलता है, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थी। वहीं अब इवान को देखते हैं, जिसने उस सूट में कुछ चेंजेस किए थे और बेहतर बनाया था। पर हैमर चाह रहा था कि उसमें कोई पायलट जाना चाहिए, लेकिन इवान सुझाव देता है कि इंसानों से बेहतर ड्रोन है जो हमारे कंट्रोल में भी रहेंगे। ये सुनकर हैमर भी मान जाता है। वहीं अब रोडी एयरबेस में जो सूट लेकर आया था उसमें कुछ चेंजेस भी करवाता है और हैमर की ही मदद से बहुत सारे हथियार सूट में इंस्टॉल करवाता है। और तो और उसी दौरान सूट में नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जाता है। इधर अब फ्यूरी भी टोनी को उसके पिता के अधूरे काम को करने के लिए बतलाते हैं, क्योंकि जब टोनी बहुत छोटा था तभी उन्होंने आर्क रिएक्टर की तकनीक से भी बड़ा कोई चीज बनाने का सोचा था। और फिर फ्यूरी वहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क के कुछ पुरानी चीजों को भी टोनी को सौंप देता है, जिसमें हॉवर्ड स्टार्क की कुछ बुक्स और बहुत सारे हॉवर्ड पर फिल्माए हुए सीरीज थे। जिसके बाद टोनी स्टार्क एक एक कर सारे सीडी को देखने लगता है। कुछ देर सारे वीडियोस को देखने के बाद फाइनली एक वीडियो में हॉवर्ड स्टार्क टोनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब वो इस पर काम कर रहे थे तो उस वक्त टोनी स्टार्क बहुत ही छोटा था, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर फिल्म बनवाया ताकि वो टोनी को फ्यूचर में काम आए। जहाँ हॉवर्ड स्टार्क स्टार एक्सपो के प्लान के बारे में भी बताते हैं। ये देखकर स्टार्क को कुछ आइडिया आता है और वो फिर से अपने ऑफिस जाता है, इसलिए वो पेपर को मनाने की भी कोशिश करने लगता है। और फिर बाद में पेपर के वहां से जाने के बाद टोनी अपने पिता के बनाए हुए एक्सपो मॉडल को देखता है, जिसे हॉवर्ड ने वीडियो में दिखाया था। इसके बाद टोनी सीधा उस मॉडल को अपने लैब में ले आता है और फिर उस मॉडल को स्कैन कर उसमें कुछ चेंजेस करता है। थोड़ी देर तक उस पर काम करने के बाद वो एक नए एलिमेंट को बना लेता है जो पैलेडियम धातु जैसा ही था, और शायद टोनी को इसी चीज की जरूरत भी थी, इसलिए वो उसे बनाने में भी लग जाता है। कुछ देर तोड़ फोड़ करने और लेजर से खेलने के बाद फाइनली वो उस एलिमेंट को भी बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर इवान का कॉल आता है, जो टोनी को लड़ने के लिए बुलाता है। इसी दरमियान जब टोनी उससे ट्रैक करने की कोशिश करता है पर ट्रैक नहीं कर पाता, लेकिन टोनी को ये पता चल जाता है कि उसने किसके थ्रू कॉल किया था।
ये जानने के बाद टोनी अब अपने बनाए हुए नए एलिमेंट को रिएक्टर में लगा लेता है और रिएक्टर को अपने शरीर में फिट कर लेता है। वहीं रिएक्टर के लगते ही उसके शरीर में फैले हुए जहर भी खत्म हो जाते हैं और टोनी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। बाद में टोनी स्टार्क एक्सपो में भी पहुंच जाता है, जहां हैमर अपने बनाए हुए नए ड्रोन आर्मी का प्रदर्शन कर रहा था। उसने हर तरह की आर्मी बनाई थी, जैसे कि नेवी की आर्मी, एयरफोर्स की आर्मी, मिलिट्री की आर्मी और इसके अलावा कई तरह के आर्मीज को भी बनाया था और उन सभी ड्रोन आर्मी को कंट्रोल रोडी द्वारा लाए हुए शूट से कर सकता था, जिसे अब हैमर ने पूरी तरह से चेंज कर दिया था और उसके पायलट रोडी ही थे। लेकिन तभी टोनी वहां पर आकर रोडी को बताता है कि हैमर इवान से मिला हुआ है, उसने यहाँ कुछ गड़बड़ भी की है जिससे सभी की जानों का खतरा हो सकता है, पर रोडी विश्वास नहीं करता। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि अब रोडी भी अपने शूट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब उसे कहीं और पर बैठा हुआ इवान कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद वो टोनी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन टोनी वहाँ पर उससे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अंदर एक तो रोडी था और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी, इसलिए टोनी वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद रोडी का पहना हुआ सूट भी टोनी का पीछा करने लगता है और जो सारे ड्रोन थे वो रोडी से कनेक्टेड थे, इसलिए वो सारे ड्रोन रोडी का भी पीछा करने लगते हैं। बाद में कुछ ड्रोन शहर में तबाही भी मचाने लगते हैं, क्योंकि सारे ड्रोन्स को इवान ही कंट्रोल कर रहा था, जबकि उन सभी ड्रोन्स को हैमर के लोग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब नेटली भी वहां पर आकर हैमर से पता लगा लेती है कि ये कौन कर रहा है और वो अभी कहाँ है, तो हैमर भी बता देता है कि वो इवान है जो उसके फैक्ट्री से सारे ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद नेटली भी हैमर इंडस्ट्री में जाने के लिए निकल जाती है। इधर अब टोनी सारे ड्रोन्स को शहर से बाहर ले जाने लगता है, क्योंकि सारे ड्रोन्स शहर को भी तबाह कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पीछा करने के दौरान सारे ड्रोन्स टोनी पर हमला भी कर रहे थे, इवन रोडी का पहना हुआ शूट भी। थोड़ी देर बाद अब नेटली भी हैमर इंडस्ट्री पहुंच जाती है और वो वहां के गार्ड से फाइट करते हुए इवान तक पहुंचने लगती है। लेकिन इवान ये सारे कुछ कैमरे में देख लेता है, इसलिए वो सारे ड्रोन्स को ऑटो मोड में कर वहां से भाग जाता है। जब नेटली अंदर आती है तो रूम में कोई नहीं था, इसलिए नेटली अब रोडी के शूट के प्रोग्राम को ठीक करने लग जाती है और फाइनली उसके कोड को डिकोड कर वापस से उसका कंट्रोल रोडी को ही दे देती है। इधर अब रोडी का शूट भी टोनी पर लगातार हमला किए जा रहा था, पर एक्सेस मिलते ही वो भी शांत हो जाता है। बाद में ये बात नेटली टोनी को भी बता देती है और तभी रोडी भी होश में आ जाता है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आर्मी भी आ जाती है और दोनों पर हमला करना शुरू कर देती है। जब टोनी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी आर्मी आ चुकी है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो किसी तरह का लेजर को छोड़ता है जिससे सारी ड्रोन आर्मीज खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इवान भी एक नए सूट के साथ पहुंच जाता है और उसने वो सूट को हैमर से छुपा कर बनाया था और वहाँ पर भी थोड़ी देर दोनों आपस में फाइट करने के बाद इवान दोनों पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर टोनी को एक आइडिया आता है और वो फिर से रोडी को बोलकर आपस में अपने पावर को टकराने बोलता है, जिससे इवान का सूट भी वहां पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से इवान का सूट ब्लिंक करने लगता है और देखते ही देखते सारे ड्रोन्स के आर्मीज भी ब्लिंक करने लगते हैं, जो शायद अब कुछ ही देर में फटने वाले थे। तभी टोनी को याद आता है कि पेपर अभी भी एक्सपो में ही है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर पेपर के पास पहुँच जाता है और पेपर को लेकर उड़ जाता है। उसके वहां से जाते ही सारे ड्रोन्स भी फटने लगते हैं, जो लगभग पूरे शहर में फैल चुके थे। लेकिन तब तक वहां से सारे लोगों को हटा लिया गया था और फाइनली वो पेपर को भी बचा लेता है। इसके बाद अब निक फ्यूरी आयरन मैन को अपनी टीम में एज ए सलाहकार नियुक्त करता है, क्योंकि नेटली की रिपोर्ट के अनुसार आयरन मैन एवेंजर्स में शामिल तो हो सकता था, पर टोनी स्टार्क नहीं हो सकता था। वहीं देखते हैं कि अब लास्ट में रूडी और टोनी को उसके कामों के लिए सम्मानित किया जाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। बाद में क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एजेंट कॉल्सन को पता चलता है कि आसमान से किसी तरह का हथियार पृथ्वी पर गिरा है। जब वो देखने जाते हैं तो वो थॉर का हथौड़ा था। तो दोस्तों, उम्मीद है मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। तो अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस तरह की आने वाली मूवीज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए MCU के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।